हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसके अंदर हमारे मेनली आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। इट्स मीन्स कि ये वो सेल होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो साइज बहुत ही कम होता है, स्मॉल और इन साइज 0.3 माइक्रोमीटर के करीब इनका साइज होता है। और जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जब ये डिवाइड होती हैं, एक से दो सेल बनती हैं, तो वो बहुत जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक की तुलना में प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो फास्ट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, मेनली हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सेल एनवलप और दूसरे होते हैं साइटोप्लाज्म। अब सेल एनवलप जो होता है उसमें तीन मेम्ब्रेन आती है हमारी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल होती है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोसोल और जेनेटिक मटेरियल। जब हम इसके डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे तो मैं डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा। अब उसके बाद साइटोसोल, जो साइटोसोल होते हैं इसके अंदर हमारे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी होती हैं। दूसरी तरफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो मेन जीनोमिक डीएनए होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब उसके बाद सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर तीन लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर। और जो ये ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ये हमारी मुख से मिलके बनी हुई होती है और जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को। ठीक है, अब उसके बाद अब जो ये लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ये इसकी थिकनेस और इसकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो थिन होती है और एक केस में वो कैसी होती है, थिक होती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये हमारी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। पॉलीसेकेराइड एक हमारा पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन कई केस में पॉलीसेकेराइड के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार का होता है, एक तो थिन लेयर होती है उसकी और एक थिक लेयर होती है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की जो आउटरमोस्ट लेयर है अगर वो थिन है तो उसे हम बोल देते हैं स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक है तो उसे हम बोल देते हैं क्या, कैप्सूल। अगर वो लेयर थिक है तो वो हमारी मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, अगर वो थिन है तो वो मेनली हमारी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनी हुई होती है। अब जो ये थिन लेयर होती है जिसे हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है जो सेल है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये उसकी सेल है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है ये, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है ये इसे लॉस होने से बचाती है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैप्सूल होता है, ये इसके कारण, कैप्सूल के कारण ये इसकी जो सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और ये एक स्टिकी करेक्टरिस्टिक होता है एक सेल का अगर उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता तो ये ठीक हो जाएगी, और जब ये ठीक हो जाएगी तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसके इम्यून सिस्टम को हाइड कर देगा। अब उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसका नाम है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये किसी भी बैक्टीरिया की जो शेप होती है उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये प्रिवेंट करती है सेल को बस्टिंग से, फटने से भी ये बचाती है। अब जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की ये मिलके बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है वो दो सप्ताह से मिलकर बना होता है, नाग और नाम से, NAG और NAN। नाग NAG इसका मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। अब उसके बाद कुछ हमारी एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे ये हमारी सेल वॉल है, माने ये सेल वॉल है। ठीक है, अब जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो हमारी मिलकर बनी हुई थी, किससे मिलकर बनी हुई थी, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई थी। अब कुछ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो जैसे ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन क्या करती है, इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको ये क्रॉस लिंकिंग को होने से रोक देती है, और जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन जो है वो टाइटली बाउंड नहीं हो पाएगी, वो लूज हो जाएगी। ठीक है, उसके कारण वो जो सेल है वो खत्म हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। इज डेट क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो सेल वॉल होती है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, वो उसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। किसी के अंदर तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की थिकनेस है वो
ज़्यादा होती है तो किसी के अंदर कम होती है। तो उसी प्रकार से हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राम, और जो ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डाई डिस्कवर की जिसका नाम था ग्राम डाई। उन्होंने एक डाई बना ली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस डाई को बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया। अब कुछ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के ऊपर उसने जैसे उस डाई को डाला, जैसे उसने ग्राम था, ग्राम ने क्या किया, एक डाई बना ली, ठीक है। ये जैसे उसने एक डाई बना ली, ठीक है। अब उसने इस डाई को क्या किया, हमारे पास कुछ ये पेट्री प्लेट है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया के अंदर डाल दी। अब जैसे ही उसने डाई को बैक्टीरिया के अंदर डाला तो क्या हुआ कि उसके बाद उसने उसको अल्कोहल के साथ वॉश कर दिया। अब वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसके ऊपर डाई प्रेजेंट थी, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसके ऊपर डाई प्रेजेंट नहीं थी। अब जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर डाई प्रेजेंट थी उसे बोलने लगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया के ऊपर डाई प्रेजेंट नहीं थी उसे हम क्या बोलने लगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है इसका ई कोलाई, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम का एग्जाम्पल है वो है बैसिलस। अब हम बात करते हैं थर्ड मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। जो थर्ड मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी भी होती हैं वो हमारे पास टोटल 4 मेम्ब्रेन होती हैं। एक मेम्ब्रेन होती है हमारी ए परमिएबल मेम्ब्रेन, ए परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सोलूट से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, इज दैट क्लियर। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो ना तो सोलूट को अपने अंदर से पास होने दे और ना ही सोलवेंट को अपने अंदर से पास होने दे, सॉरी ये अपोजिट लिख दिया मैंने, ना तो वो सोलवेंट को अपने अंदर से पास होने दे और ना ही वो सोलूट को अपने अंदर से पास होने दे। ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ए परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर आती है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सोलवेंट और सोलूट दोनों को अपने अंदर से पास होने दे, उसे हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर आती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से केवल सोलवेंट को तो पास होने दे लेकिन सोलूट को पास ना होने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर आती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अपने अंदर से सोलवेंट को तो पास होने दे लेकिन केवल सिलेक्टेड सोलूट को ही अपने अंदर से पास होने दे, सभी सोलूट को अपने अंदर से पास ना होने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो यूकैरियोट के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी के जैसी होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे होती क्या है, देखो भाई, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक एक्वस कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब एक ऐसी लेयर जो इस एक्वस कंपार्टमेंट को घेरे रखती है, जो उसके बाहर के इन्वायरमेंट के साथ उसका कॉन्टैक्ट करवाती है और बाहर के इन्वायरमेंट से उसे सेपरेट करती है, ठीक है, और इसके बीच में एक्सचेंज करवाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कई बार इसका अंदर की तरफ इन्वेजन होता है, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ जो इन्वेजन होता है उसे हम बोलते हैं मिजोजोम। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे। तो ये क्या होता है, मिजोजोम होता है। अब ये जो मिजोजोम होता है ये हमारा लेमिनी की तरफ लेमिनी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ट्यूबुल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इज डेट क्लियर। अब इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फंक्शन होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है। कैसे करवाता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये याद रखना। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। उसके साथ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसका जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एक ही क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जो क्रोमोसोम होता है वो मोस्टली सर्कुलर प्रेजेंट होता है। अब ये जब जैसे इसका रेप्लिकेशन होगा वो इस मिजोजोम के द्वारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है। उसके साथ साथ ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाता है। उसके बाद जो ये मिजोजोम होता है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्रोटीन होते हैं वो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाएंगे। उसके साथ साथ ये कुछ सेक्रेशन में भी हेल्प करवाता है। उसके साथ साथ अगर ये प्लाज्मा का इन्वेजन होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके कारण सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। जैसे मिजोजोम होता है, कई बार जो हमारे जैसे साइनोबैक्टीरिया है उसके केस में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही मिजोजोम है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया के अंदर अंदर की तरफ मेम्ब्रेन का इन्वेजन होता है, ठीक है। और जब अंदर की तरफ इसका इन्वेजन होता है तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम पिगमेंट बोलते हैं। जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वैसे क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो उसे एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करवा देंगे, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैजेला के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हमारे पास मोटाइल भी बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया वो होते हैं जो लोग मोमेंट शो करते हैं, और नॉन मोटाइल वो होते हैं जो मोमेंट शो नहीं करते हैं। तो जो मोमेंट शो होती हैं किसी भी बैक्टीरिया की, वो मेनली हमारे फ्लैजेला के द्वारा मेनली हमारी फ्लैजेला के द्वारा ही होती हैं, सीलिया के द्वारा होती हैं, फ्लैजेला के द्वारा होती हैं। तो फ्लैजेला फ्लैजेला ये हमारे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब उस सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटरमोस्ट लेयर, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसके हमारे पास मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला। उसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स तक जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं हुक। और हुक के बाद एक हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है। जो ये फिलामेंट होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है किसी भी फ्लैजेला के अंदर, और ये हमारा जो मिलके बना हुआ होता है, ये फ्लैजेलिन एक प्रोटीन होता है, उससे ये मिलके बना हुआ होता है। अब उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर एक सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है। अब जो इसको पिलाई भी बोल देते हैं, इसको सेक्स पिलाई भी बोल देते हैं। जैसे ये कोई भी एक बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कुछ एक बाहर की तरफ कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो एक पिलस प्रोटीन नाम से मिलके बनी होती है, इन्हें सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें सेक्स पिलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या करते हैं, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास ये सेक्स पिलाई है, ये हमारे पास एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास सेक्स पिलाई नहीं है, इट मीन्स इसके पास पिलाई नहीं है। हमेशा याद रखें, जो सेक्स पिलाई होती है वो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो जब इनकी मीटिंग होती है, दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया इसके पास आ जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में बैक्टीरिया एक दूसरे के द्वारा इस पिलाई के द्वारा जुड़ जाते हैं, और जब ये इस पिलाई के द्वारा जुड़ जाते हैं उसे हम बोलने लग जाते हैं कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं उसे, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरिया था इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये जीनोमिक डीएनए था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट था, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और जो प्लाज्मिड होता है, जो ये सेक्स पिलाई जो कंजुगेशन ट्यूब बनी थी, वो इससे दूसरी सेल के अंदर चला जाता है। अब जो ये प्लाज्मिड होता है इसका अपना अलग से फंक्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारे जैसे कुछ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की। जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, और ये एक प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। अब राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक तो स्मॉल सब यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, लार्ज सब यूनिट होती है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं 30S, और जो लार्ज सब यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं 50S। अब जो 30S और 50S आपस में दोनों जब मिल जाती हैं तो वो 70S राइबोसोम मिलाते हैं। ये याद रखिए, ये एडिटिव यूनिट नहीं है, ये सेडिमेंट्री यूनिट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होता है, जब राइबोसोम जो होते हैं हमारे mRNA के साथ कई बार अटैच हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। अब उसके बाद है इंक्लूजन बॉडी। ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम फूड मटेरियल को जो है स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। जो ये इंक्लूजन बॉडी होती है, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं,
साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये हमारे पास कोई भी एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इसका इन्वेजन होता है, और जब अंदर की तरफ उसका इन्वेजन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, मिजोजोम। ठीक है, मिजोजोम के अंदर ये लेमिनी वेसिकल और ट्यूबुल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो इस बैक्टीरिया के ऊपर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन, जो पेप्टाइडोग्लाइकन जिसके अंदर हमारे नाम और नाग आते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जो इसके ऊपर से जो एक और एक्स्ट्रा लेयर जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन। और जो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन होती है ये थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। अगर ये थिन है तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक है तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल इसका प्रेजेंट होता है उसे जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, और इसके अंदर मेनली एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ये क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है ये सर्कुलर क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, इट मीन जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है उसे हम बोल देते हैं डोनर, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता उसे हम बोल देते हैं रिसेप्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ इस सेल के अंदर यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, मिजोजोम के साथ अटैच होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। उसके साथ साथ ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उससे हमारा आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। जब जेनेटिक मटेरियल से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था, डीएनए से क्या बन गया, ये एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए जब बना तो इसके साथ साथ हमारे, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए बनने के बाद इसके साथ साथ हमारे पास कुछ राइबोसोम की यूनिट इसके साथ अटैच हो जाती हैं, और जब राइबोसोम की यूनिट इसके साथ अटैच हो जाती हैं तो उसे हम बोलने लग जाते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, जिसे पॉलीसोम भी बोल देते हैं, सिंपल पॉलीसोम। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, वैसे बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म की जगह पे साइटोसोल कहना अच्छा रहेगा। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे ये जो रिजर्व फूड मटेरियल था ये था ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अब इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ दूसरे दूसरे जैसे हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। उसके साथ साथ इसके अंदर जैसे कुछ एक्स्ट्रा और जेनेटिक मटेरियल, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल रिजर्व होता है जिसे हम बोल देते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो तीनों को आपस में मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ हमारे कुछ फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। एक बैक्टीरिया के ऊपर एक फ्लैजेला भी हो सकता है, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, कोई फ्लैजेला भी नहीं हो सकता। इसके ऊपर दो फ्लैजेला भी हो सकते हैं, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर भी फ्लैजेला हो सकते हैं, इसके एक एंड के ऊपर भी फ्लैजेला हो सकते हैं, इसके दोनों एंड के ऊपर भी फ्लैजेला हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर सॉरी सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कुछ राइबोसोम की यूनिट प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम की जो यूनिट होती है ये राइबोसोम है, ये अलग अलग भी हो सकती हैं और आपस में मिली हुई भी हो सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर क्या बच गया,
जी, यहाँ पे इसके पास कुछ सेक्स पिलाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं।